हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई सरफेस रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है उसी को इससे पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। और आपने बोला था कि हम अगर किसी सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो सरफेस पर स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे। ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर कितना है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी स्मॉल एरिया एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर? उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर आपका ये सरफेस क्लोज्ड है, कोई सी भी सरफेस क्लोज कब होगी? जिसके अंदर वॉल्यूम होगा। तो सरफेस चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? उस पर स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे। ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। तो सरफेस ओपन हो चाहे क्लोज, काम वही करना है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है कि ये सर्कल लगा दिया, इसका मतलब सरफेस क्लोज है। सरफेस क्लोज होने का मतलब उसके अंदर वॉल्यूम है, उसके अंदर कुछ चीज भर अपन सकते हैं। फिर अपन ने यहाँ कुछ चीज देखी थी कि अगर सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बोले तो अगर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखता हूं तो पासिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा और पैरेलल रखता हूं तो पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मेरे को एक बात याद आ गई कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया की डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो एरिया जो होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ई और ए का डायरेक्शन सेम है तो पासिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और आप देखेंगे इस केस में ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करके निकल जाएगी। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से घुमा के रख देता हूं तो इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखता हूं तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया और ये ई वेक्टर ये हो गया। तो इस ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो इससे पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। ई डी कॉस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। और आप यूं समझ सकते हैं कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो इस सरफेस से एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही है। ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स इसके ऊपर से जा रही है, इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है। ठीक है। फिर अपन ने गॉस लॉ देखा था और गॉस लॉ आपको क्या देने वाला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो गॉस साहब बोलते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स किसके इक्वल होगा? उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज स्टोर्ड है, टोटल कितना चार्ज भरा हुआ है अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से एक बात पता लगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पास पास में दूर दूर, उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव लेंगे। इनकमिंग फ्लक्स क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और सिग्मा क्यू क्या होगा? जिस भी सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है उस सरफेस के अंदर अंदर का चार्ज देखो, बाहर कितना चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं। तो आज अपन इस पर बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, अपन न्यूमेरिकल्स सोल्व कर दें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है लिखिए। surface of area 10 meter square, surface of area 10 meter square is placed in an electric field of intensity 50 Newton per coulomb, of intensity 50 Newton per coulomb, in such a way that plane of surface makes an angle 60 degree with electric field intensity, plus in such a way that plane of surface makes an angle 60 degree with electric field intensity, find the electric flux passing through this surface। तो क्वेश्चन बोलता है एक सरफेस जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है जिसकी इंटेंसिटी 50 न्यूटन पर कूलम है, और इस तरह से रखा है कि सरफेस का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है? इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है। तो अपन को पता है किसी भी सरफेस से पासिंग फ्लक्स क्या होगा? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो फाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो गौर फरमाइएगा, आपकी सरफेस कुछ इस तरह से प्लेस्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लेन ऑफ सरफेस कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री। तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि थीटा क्या होगा? एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल। आपको प्लेन ऑफ सरफेस और ई के बीच का एंगल गिवन है, दे रखा है, जबकि मेरा थीटा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, और ए हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। खेल खत्म हो गया। ई की वैल्यू कितनी है? 50, ए का वैल्यू कितना है? 10, और ये हो गया cos 30। जो भी आंसर आ जाएगा cos 30 के लिए √3/2, तो 5 टाइम्स 250√3 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A surface of area 10 I cube plus 20 J cube meter square. A surface of area 10 I cube plus 20 J cube meter square is placed in the electric field. Whose electric field intensity is 2 I cube plus 4 J cube volt upon meter. Find the electric flux passing through that surface। तो क्वेश्चन क्या है? एक सरफेस जिसका एरिया गिवन है 10 I cube plus 20 J cube, एक सरफेस जिसका एरिया 10 I cube plus 20 J cube इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है,
जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 2ik प्लस 4jk पे, तो आपको क्या 4kk पे, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो उस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है। तो phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो ये हो गया EA cos थीटा। तो अगर मैं इससे E वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या हम इससे E वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे क्या A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। √10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, लेकिन कैसे हम थीटा निकाल सकते हैं? तो हमको थीटा नहीं पता। तो वंस अपॉन ए टाइम जब कभी आपने 11th पढ़ी होगी और 11th में आप लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट, तो जब आपने बोला था कि अगर आपको वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, आई जे के फॉर्म में गिवन है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मेरे को थोड़ा बहुत याद आता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आने लग गया होगा क्यों मैं 11 में वेक्टर करता था। इस चैप्टर में देख लिया, और आप देखेंगे कि 1-2 चैप्टर और छोड़ दो, फिर उसके बाद 2-3 जो चैप्टर आएंगे वो सारे वेक्टर्स पर ही डिपेंड करने वाले हैं। तो भैया लोगों, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर का क्या फॉर्मूला था? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। क्योंकि मेरे को ऐसा याद आता है i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, सिमिलरली z डॉट j 1, j डॉट i 0, z डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1। तो अपन बोलते थे कि जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो x वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, y को मल्टीप्लाई कर दो, z को मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो। तो यहाँ 10ik प्लस 20jk पे आप परमिशन दे तो यहाँ प्लस 0k भी लिख दो। अरे 0 को ऐड करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सिमिलरली यहाँ 2ik प्लस 4kk पे तो यहाँ 0kk भी लिख दो। तो क्या होगा? phi इक्वल टू क्या होगा? ये i का कंपोनेंट ax, ये i का कंपोनेंट bx, बोले तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। तो फ्लक्स आ जाएगा, कितना जाएगा? 20 वोल्ट इंटू मीटर। कितना जाएगा? 20 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक सरफेस है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ -4 माइक्रोकूलम है, यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ 7 माइक्रोकूलम चार्ज। अब आपसे बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो आपको क्या करना है? इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है। ये क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है आर्बिट्रेरी, और मेरे से बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले, एक तो डेफिनेशन और एक गाउस लॉ। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता नहीं है, सरफेस जो है वो भी आर्बिट्रेरी है, इसका एरिया वेक्टर अपन को पता नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का थ्रू द क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का अब मेरे पास केवल एक ही तरीका है, गाउस लॉ। और गाउस लॉ क्या बोलेगा कि phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी सिग्मा क्यू बोले तो हमेशा लाइन बोल दे। सिग्मा क्यू क्या है? जिस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देख रहे हैं उसके अंदर का चार्ज। तो phi इक्वल टू कितना हो गया? इस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम
-4 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, ये और ये बाहर है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो मैंने बाहर लिया क्योंकि यूनिट ऑफ चार्ज इन ऐसा सिस्टम तो कूलम होती है, तो ये मैंने बाहर ले लिया। माइक्रो तो 10⁻⁻⁶, तो समझ में आ गया, ये कूलम है। आप यूनिट लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 10⁻12, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं, रब कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लक्स एंट्रिंग इन अ क्लोज सरफेस, द फ्लक्स एंट्रिंग इन अ क्लोज सरफेस इज 4 10⁵ volt into meter, and outgoing flux through this surface, outgoing flux through this surface is 5 10⁶ volt into meter. Incoming flux, entering flux, or you can say incoming flux in a surface is 4 10⁵ volt into meter, and outgoing flux is 5 10⁶ volt into meter. Find the total charge enclosed by that closed surface. तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से इनकमिंग फ्लक्स, अंदर आने वाला फ्लक्स कितना है 4 10⁵ है, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो कितना है 5 10⁶ है। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो किसी सरफेस के अंदर इनकमिंग, तो अंदर आने वाला फ्लक्स 4 10⁵ है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स 5 10⁶ है। तो अपन को बताना है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो अपन को पता है इनकमिंग फ्लक्स, मैंने 5 बोला, वो कितना है, इनकमिंग फ्लक्स कितना है 10⁵। इनकमिंग फ्लक्स को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स कितना है 5 10⁶। तो नेट फ्लक्स कितना होगा 5 प्लस 5 तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 5 10⁶ प्लस -4 10⁵ प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10⁶ है, ये 10⁵ है। तो क्या करो, इसकी एक 0 इधर ले लो, तो कितना हो जाएगा 50 10⁵ माइनस 4 10⁵ 10⁵ क्या आ जाएगा कॉमन, 50 माइनस 4 कितना हो जाएगा 46। तो ये 5 आया है, लेकिन मेरे को केवल 5 नहीं निकालना, मेरे को निकालना है सिग्मा क्यू। तो अकॉर्डिंग टू गाउस साहब 5 इक्वल टू कितना होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 46 10⁵ इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या उत्तर हो जाएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कीजिएगा। $100 इलेक्ट्रिक डायपोल, 100 इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole, 100 electric dipole is placed
is placed in a sphere of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter. Electric dipole moment of each dipole, electric dipole moment of each dipole is 5 10 to the power minus 30 coulomb into meter. Electric dipole moment of each dipole is 5 10 to the power minus 30 coulomb into meter. Find the electric flux passing through this sphere. तो आपको क्या करना है, इस स्फीयर से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना है. मैं रिपीट कर रहा हूं. 100 इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in the sphere of radius 5 centimeter. Dipole moment of each dipole is 5 10 to the power minus 30 coulomb into meter. To find the electric flux passing through this sphere. तो 100 इलेक्ट्रिक डायपोल एक स्फीयर के अंदर रखें जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. हर डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है 5 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर. तो इस स्फीयर से क्या बताना है, पासिंग फ्लक्स. तो इस स्फीयर से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल देखें तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम, नेचर में अपोजिट. चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन मत बोल देना. डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, नेचर में अपोजिट होते हैं. तो ये एक डायपोल है. इसी तरह से और दूसरे डायपोल होंगे. 100 डायपोल है. इस डायपोल का देखिए नेट चार्ज, देखिए नेट चार्ज ऑफ दिस डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू. अरे नेट चार्ज 0. तो जब इस डायपोल का नेट चार्ज 0 है तो बाकी अदर डायपोल का भी नेट चार्ज 0, और जब बाकी अदर डायपोल का नेट चार्ज 0 है तो इस स्फीयर से जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो भी टोटल चार्ज कितना होगा, 0. तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर क्या होगा, 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो phi इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. A charge cube is placed at the center of a cube. A charge cube is placed at the center of cube. तो find the electric flux passing through this cube. तो एक चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर है, इस क्यूब के सेंटर पर है. तो ये एक क्यूब बन गया. इस क्यूब के सेंटर पर क्या है, एक चार्ज है. तो आपको क्या करना है, इस क्यूब से पासिंग फ्लक्स देखना है. तो इस क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब कितना है, क्यूब. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो phi इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक. वैसे मेरा को जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं इससे एक बहुत गजब की बात बताना चाह रहा हूं. ठीक है. ये चार्ज Q था, ये चार्ज Q एक क्यूब के सेंटर पे बोले तो ये रूम है, Q मान लो, और इसके सेंटर पर Q चार्ज है. तो इस पूरे रूम से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पासिंग फ्लक्स का मतलब क्या होगा, इस क्यूब से पासिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो देखना ये चार्ज Q है. इस चार्ज Q के चारों तरफ मैं एक सरफेस प्लेस कर देता हूं, क्लोज सरफेस. या यूं बोलो, ये चार्ज Q एक क्लोज सरफेस के अंदर है, किसी भी टाइप एक क्लोज सरफेस के अंदर है. तो ये Q हो गया.
इस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखूंगा तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गौर फरमाइएगा ये चार्ज क्यू है और ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पता है इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर देंगे। तो अगर अपन देखें ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में जाएगी, तो जब अपन इसके चारों तरफ कोई क्लोज सरफेस लेंगे तो उस क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब पता है क्या, ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इससे प्रोड्यूस सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्लोज सरफेस से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये टोटल फ्लक्स कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, इसका मतलब इस क्लोज सरफेस से पासिंग इस क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कितनी आई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज क्यू अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी प्रोड्यूस करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चारों डायरेक्शन में मिलाकर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर देगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वजह से चाहे मैं ये रखूं, चाहे मैं सिलेंडर रखूं, चाहे मैं स्फीयर रखूं, मैं किसी भी तरह की शेप का रखूं, अगर ये चार्ज क्यू इस सरफेस के अंदर है तो ये चार्ज क्यू प्रोड्यूस ही कितनी कर रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये सरफेस के अंदर है तो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को क्रॉस करेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सरफेस कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यूब के केस में बात करते हैं। तो भैया लोगों अगर चार्ज इसके सेंटर पर है तो इस पूरे क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे कोई बोले कि इस क्यूब की किसी एक सरफेस से, कोई सी भी एक सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताओ, तो ये रोम आपका क्यूब मान लो, ये चार्ज क्यू है, सेंटर पर है। तो एक बात है, सिमेट्री बोलती है जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाली वॉल से पास होगी उतनी नीचे वाली से, उतनी इस वाली वॉल से, और उतनी इस वाली से, और उतनी इस वाली से। तो 6 की 6 वॉल से पासिंग टोटल फ्लक्स कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच वॉल से पासिंग फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि अगर मैं इस चार्ज क्यू को इसकी किसी सरफेस के सेंटर पर प्लेस कर दूं, इस चार्ज क्यू को इसकी किसी सरफेस के सेंटर पर प्लेस कर दूं, मीन्स अब चार्ज क्यू यहां पर है, अब चार्ज क्यू यहां पर है, अब चार्ज क्यू यहां पर होगा, बोले तो सरफेस के सेंटर पर, चाहे इस सरफेस पे बोलो चाहे इस सरफेस पे। तो पहले तो क्या था, चार्ज क्यू इस क्यूब के सेंटर पे था, तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती थी, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाली वॉल से पास हो जाती थी, ये लाइंस ऑफ फोर्स इस वाली वॉल से, ये लाइंस ऑफ फोर्स इस वाली वॉल से, ये लाइंस ऑफ फोर्स नीचे वाली से, ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स इस सामने वाली वॉल से, ये लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो जाती थी। लेकिन अगर मैंने चार्ज क्यू यहां पर रख दिया, चार्ज क्यू अब क्यूब की सरफेस पर आ गया, और जब चार्ज क्यूब की सरफेस पर आ गया तो ये ऊपर वाली लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे मान लो ये ऊपर वाला फेस है, ये आपका क्यूब है, ये ऊपर वाला फेस है, तो जब तक चार्ज ये क्यू था यहां पर था तो ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाती थी, ये इधर पास हो जाती थी, ये इधर। लेकिन जब चार्ज क्यू यहां पर आ गया तो ये यहां पर आ गया, या चलो आपके सामने वाली वॉल पे ले लो, जब ये चार्ज क्यू यहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया,
ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला टॉप, ये दोनों साइड है, ये नीचे वाला सरफेस और ये, तो ये अब आपकी इस वाली सरफेस पर है। और जब ये इस वाली सरफेस पे अंदर होता ना तो ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो जाती, लेकिन जब ये चार्ज यहां पर है तो ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से पास नहीं होगी। कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये चार्ज क्यू अंदर होता तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर होता ना थोड़ा सा भी, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को क्रॉस करके निकलती। लेकिन जब चार्ज क्यू ऊपर आ गया, और जब चार्ज क्यू ऊपर आ गया तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकलेगी, और जब इस सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकलेगी तो इस क्यूब से पासिंग नेट फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि यह चार्ज टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्यूब से पास नहीं होगी, ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स क्यूब से पास नहीं होगी, ये अंदर वाली लाइंस ऑफ फोर्स जरूर इसको क्रॉस करके निकल जाएगी, लेकिन ये ऊपर वाली नहीं निकलेगी। तो अगर मेरे को इस क्यूब से पासिंग फ्लक्स देखना है तो मैं क्या करूं, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दूं, इस क्यूब के ऊपर मैंने एक और क्यूब रख दिया, तो पता लगा अब ये चार्ज क्यूब इन दोनों क्यूब बोले तो क्यूबॉइड के अंदर आ गया, इन दोनों क्यूबॉइड के इस क्यूबॉइड के अंदर आ गया, तो इस क्यूबॉइड से पासिंग फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री बोलती कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी, तो इसका मतलब नीचे वाले क्यूब से पासिंग फ्लक्स इसका कितना होगा, हाफ होगा। तो अगर आपका चार्ज क्यूब की सरफेस पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, तो उस क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर आपका यह चार्ज इस क्यूब की किसी साइड के सेंटर पर है, आपका यह चार्ज इस क्यूब की किसी साइड के सेंटर पर, यहां पर साइड के सेंटर पर चार्ज इस क्यूब की साइड पर है, बोले तो साइड के सेंटर पर है, मीन्स एक तरह से यहां पर है। और जब यहां पर है तो इससे पहले क्या था, जब चार्ज सरफेस पे था, सरफेस के सेंटर पे था, तो ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्यूब से पास नहीं हो रही थी, तो अपन ने इसके ऊपर एक और रख दिया, तो अब उसको मिलाकर, पूरे को एक मिलाकर इस ऊपर वाले क्यूब और नीचे वाले क्यूब को मिलाकर अगर अपन एक क्यूबॉइड ले लेते तो उस क्यूबॉइड के अंदर ये चार्ज आ गया और ये चार्ज आ गया, तो उस पूरे क्यूबॉइड से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात है कि जितनी ऊपर पास होगी उतनी नीचे, तो ऊपर वाले क्यूब से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले क्यूब से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर चार्ज आपने यहां पर साइड पर रख दिया तो पता लगा ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पास नहीं हो रही है और ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पास नहीं हो रही है। तो अगर मैं इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दूं, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दूंगा, तो भी ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी भी पास नहीं हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब की साइड में एक और क्यूब और ऊपर एक और क्यूब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्यूब रखा, साइड में एक क्यूब रखा और ऊपर एक क्यूब रखा, तो अब ये चार्ज क्यूब इस पूरे क्यूब के सेंटर पर आ गया
और इस पूरे क्यूब के सेंटर पर आ गया, तो इस चार्ज क्यूब से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो इस पूरे क्यूब से पास होगी। तो इस पूरे क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री बोलती है जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर उतनी इधर उतनी इधर और उतनी ही इधर। तो सिमेट्री लाइंस बोलेगी जितना फ्लक्स इस वाले क्यूब से पास होगा उतना इससे और उतना इससे। तो एक क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर आपका चार्ज क्यूब के वर्टेक्स पर है, जैसे मान लीजिए यहां पर है, आपका चार्ज यहां पर है, इसके वर्टेक्स पर है। अब इस क्यूब से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो क्या होगा देखना, पहले जब ये सेंटर पे था तो केवल ये ऊपर वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही थी, जो ये अंदर की तरफ जाती वो किसी न किसी वॉल से पास हो जाती। जब यहां पर चार्ज था तो ऊपर वाली तो पास होती नहीं, लेकिन ये वाली भी पास नहीं होती। ये इधर जो जाने वाली नीचे जाने वाली ये पास हो जाती, लेकिन जब यहां पर है तो भैया ऊपर वाली तो पास हो नहीं रही, ये वाली भी पास नहीं हो रही और ये वाली भी अब पास नहीं होगी। तो अपन क्या करें, इसके ऊपर एक और क्यूब रख दें, जैसे ये मैंने इसके ऊपर एक और क्यूब रख दिया, साइड में एक और क्यूब रख दिया, ये एक और क्यूब ऊपर रख दिया। तो आप इस चार्ज वर्टेक्स पर है तो इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब रख दे, इधर भी 2 क्यूब रख दे, लेकिन इन चारों क्यूब के भी अंदर अभी ये चार्ज नहीं आया, तो इन चारों क्यूब के साथ साथ आपको इधर 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे। तो 4 क्यूब इधर और 4 क्यूब इधर, तब जाके ये चार्ज कहां पर आएगा, सेंटर पर आएगा। तो इन 8 पूरे क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपन ने बात की है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि गाउस लॉ एक्चुअल में क्या देता है। गाउस लॉ एक्चुअल में क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। लेकिन इसी चीज से अपन आगे बढ़ाकर गाउस लॉ से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कल से अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, और गाउस लॉ के थ्रू अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो कल से अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय गाउस लॉ। लेकिन अपन हर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गाउस लॉ के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ जो सिमेट्रिकली, जिसमें चार्ज कुछ सिमेट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम गाउस लॉ से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बता दूं अभी से कॉन्सेप्ट क्या होगा। कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जैसे चार्ज एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, जैसे चार्ज एक स्फीयर पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे चार्ज किसी स्फीयर के अंदर उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे चार्ज एक लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आने वाले ये जो 4-5 डेरिवेशन है, इन सारे डेरिवेशन में मैं एक ही प्रोसेस करूंगा। मेरे को क्या करना होगा, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गाउस लॉ। और गाउस लॉ तो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी।
क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जिस सरफेस को आप इमेजिन करेंगे उस सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस। उस सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस। अब अपना टारगेट क्या होगा, उस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। उस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स दो तरह से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स निकालेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, हर टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करने वाले हैं, उस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, एक तो गॉस लॉ से और एक डेफिनेशन से। तो नो डाउट ये क्लोज सरफेस में चाहे किसी भी टाइप की इमेजिन कर लूं, गॉस लॉ के थ्रू तो उससे पासिंग फ्लक्स में बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को केवल क्या देखना होगा, उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम करना होगा। लेकिन जब मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा तो डेफिनेशन में मेरे को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करना होगा, बोले तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना होगा, फिर इंटीग्रेशन करना होगा, और ये इजी जॉब नहीं है। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस, कुछ इस तरह से क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी ताकि मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर पाऊं। क्योंकि जब तक मैं इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो ये क्या हुआ, इस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये भी क्या है, इसी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स। तो लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या दे रही है, उस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स को दे रही है। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी फाइंड आउट कर पाऊंगा जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर पाऊंगा। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी रहेगी बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्लोज सरफेस अपनी मर्जी से या बिना दिमाग लगाए इमेजिन नहीं करूंगा, मैं उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाऊंगा ताकि उस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स जब मैं डेफिनेशन से बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से निकालूं तो ये इंटीग्रेशन इजी वे में सोल्व हो जाए, क्योंकि जब ये सोल्व होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा। तो मैं सारे डेरिवेशन में 5-6 डेरिवेशन में उसमें यही काम करूंगा कि जब भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू uniformly charged spherical shell, due to uniformly charged conducting sphere, due to uniformly charged non-conducting sphere, due to uniformly charged infinite line charge, due to uniformly infinite charge sheet। तो मेरे को हर डेरिवेशन में क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा जिसको मैं गॉसियन सरफेस बोलूंगा, लेकिन उसको मैं इस तरह से इमेजिन करूंगा ताकि उसमें ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इजी वे में सोल्व हो जाए। तो कल से अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।